तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में हमने कवर किया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल को पार्टीशन कर दिया 1905 में। तो पार्टीशन होने के बाद ही जो बंगाल के लोग थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको इतनी इजीली हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट यानी आंदोलन चलाने का फैसला ले लिया। तो जो दो आंदोलन उन्होंने चलाए वो थे स्वदेशी और बॉयकॉट। ठीक है, तो हम पार्ट 2 में इन्हीं दो मूवमेंट्स को कवर करेंगे कि कैसे ये मूवमेंट्स छोटे से स्टार्ट होके बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए, और मतलब अंग्रेजों को इतनी परेशानी हो गई कि ये जो पार्टीशन उन्होंने किया था 1905 में उसको वापस लेना पड़ गया उनको 1911 तक। तो बेसिकली इस पूरे लेक्चर, इस वीडियो पे का पूरा फोकस स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट पे ही है। तो आइए पता लगाते हैं कि क्या थे ये मूवमेंट्स। तो बॉयकॉट मूवमेंट का क्या, बॉयकॉट करने का क्या मतलब होता है? तो बॉयकॉट का मतलब था कि हम अंग्रेजों के बनाए सामान को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। जो बंगाल के लोग थे वो तो नाराज हो गए थे ना कि अंग्रेजों ने हमारे यूनाइटेड बंगाल के दो हिस्से कर दिए, तो लोग काफी नाराज थे। तो अपना विरोध कैसे जताएंगे? तो विरोध जताने के लिए दो मूवमेंट्स चुने उन्होंने। पहला मूवमेंट था बॉयकॉट, कि हम बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटेन द्वारा बनाया कोई सामान यूज नहीं करेंगे जब तक बंगाल की जो पार्टीशन है उसको वापस नहीं ले लिया जाता। ठीक, तो साथ ही साथ यह फैसला किया गया कि आने वाले 6 महीनों तक कोई भी अपने घर में कोई त्योहार नहीं मनाएगा, कोई फंक्शन नहीं, किसी के घर में कोई शादी नहीं होगी, कोई बच्चा भी पैदा होगा तो खुशियां नहीं मनानी है, बिल्कुल मातम का माहौल रखना है अगले 6 महीने, ताकि गवर्नमेंट को भी समझ में आए कि पब्लिक खुश नहीं है। तो देखो, बॉयकॉट के लिए कहीं से कॉमन कंसेंसस बनेगा ना, सारी पब्लिक को कोई तो होगा समझाने वाला, कोई तो नेता होगा जो ये कहेगा कि आओ हम मिलके बॉयकॉट करते हैं। तो इसकी शुरुआत तो हमने वीडियो 1 में देखी थी कि 1905 में जो कैलकाटा टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी वहीं पे इसकी तैयारी कर ली गई थी। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स आने लगे। तो बंगाल की उस वक्त की एक बहुत बड़ी न्यूज मैगजीन हुआ करती थी, अमृत बाजार पत्रिका। तो उसने ये बात पहली बार सजेस्ट की कि आप बॉयकॉट करना चाहते हो, ठीक है। तो बॉयकॉट को क्लियर किया उसने, अमृत बाजार पत्रिका ने समझाया लोगों को कि बॉयकॉट करने का सही तरीका क्या है। तो उसने कहा कि अगर आप चाहते हो कि अंग्रेज जो है घुटने टेक दें, बिल्कुल मजबूर हो जाएं, तो बॉयकॉट करो, सही चीज का बॉयकॉट करो, और वो सही चीज है इंग्लैंड में बने कपड़े। तो इंग्लैंड में बने कपड़े काफी बड़ा मुनाफा कमा के देते थे ब्रिटिशर्स को। ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो चुकी थी, तो हम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बोलेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स हुआ करती थी। अंग्रेजों ने क्या किया था कि बंगाल में जितनी भी क्लॉथ फैक्ट्रीज थी सबको चौपट कर दिया था, सबको बर्बाद कर दिया था। इंडियन से ज्यादा टैक्स वसूलते थे, तो ज्यादा टैक्स लेंगे तो इंडिया में बने हुए सामान तो महंगे बिकेंगे ना, और खुद जो सामान बना के लाते थे अपनी कंट्री से उसको सस्ते दामों पे बेच देते थे। तो इंडियन फैक्ट्रीज तो पहले ही चौपट हो गई थी, तो इनके जो क्लोथ्स थे वो काफी बड़ा मुनाफा कमा के देते थे अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जो अमृत बाजार पत्रिका है इसने लोगों से अपील की कि यही सही चीज है अटैक करने के लिए, कपड़ों पे ही ज्यादा जोर दो, इनके कपड़े खरीदो ही मत, ठीक है। और खरीदना तो दूर की चीज है, अगर किसी दुकान में अंग्रेजों के बने कपड़े यानी इंग्लैंड में बने कपड़े मिलते हैं तो उस दुकान को लूट लो, उन कपड़ों को एक जगह इकट्ठा करके उनको जला दो। उनकी, जैसे आज हम होली जलाते हैं ना, होलिका जलाते हैं ना, वैसे ही उनकी होली जला दो। तो यही था बॉयकॉट, ठीक। तो अब इस बॉयकॉट मूवमेंट का लीडर कौन बनेगा? तो इस बॉयकॉट मूवमेंट के लीडर बने कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मॉडरेट फैक्शन के नेता जो हमने देखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये काफी अच्छे स्पीकर थे, काफी अच्छी स्पीचेस देते थे। तो हमने वीडियो 1 में देखा था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इतनी अच्छी स्पीच दी कि 4 घंटे के अंदर ही पब्लिक ने 50,000 रुपए डोनेट किए। इसलिए डोनेट किए कि इन पैसों की मदद से आप अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट जारी रखो। तो ये बॉयकॉट मूवमेंट का पूरा माहौल तैयार हो गया। तो बॉयकॉट मूवमेंट में कपड़ों का बॉयकॉट तो करना ही है। जो ब्रिटिश में
की फैक्ट्रीज में सामान बनते हैं उनका बॉयकॉट तो करना ही है, साथ ही साथ जो हम लोग ब्रिटिश के यहाँ नौकरियां करते हैं, क्योंकि सरकार तो ब्रिटिश ही चला रहे हैं, तो जो म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत है, ये सब तो अंग्रेज कंट्रोल करते हैं ना। तो इनका कहना था कि हमको अंग्रेजों से कोई कोऑपरेशन नहीं करनी है, तो यहां से लोगों को रिजाइन करना होगा। जितने इंडियंस यहाँ काम करते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत, इस तरह की जगहों पे काम करते हैं, सब रिजाइन करो, क्योंकि ये सब ब्रिटिश कंट्रोल में थे। तो अब क्या होगा, अब एक तरफ तो आप बॉयकॉट कर रहे हो, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अपने बच्चों को हम ब्रिटिश के कॉलेजेस में भेजेंगे ही नहीं, मतलब हर तरह से बॉयकॉट कर दो। तो एक तरफ अगर आप बॉयकॉट करोगे कि हमको ब्रिटिश के बनाए सामान नहीं खरीदने हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा, आपको खुद उसकी रिप्लेसमेंट बनानी होगी ना। आप अगर इंग्लैंड के बनाए कपड़े नहीं खरीदोगे तो आप अपनी फैक्ट्री में बना के दिखाओ ना कपड़े, तो फैक्ट्रीज तो चौपट हो गई थी। तो अब दूसरा काम क्या है कि जो इंडियंस हैं उनको मदद करना, उनको प्रोत्साहित करना कि भाई तुम अपनी फैक्ट्रीज खोलो, तुम क्यों ब्रिटेन के बने सामान पे डिपेंड हो। तो ये दो चीजें हैंड टू हैंड चल रही थी, ठीक। तो जो इंडियन फैक्ट्रीज में सामान अगर बनने लगेगा तो बॉयकॉट मूवमेंट तो अपने आप और अच्छे से कामयाब हो जाएगा ना। तो जो स्वदेशी मूवमेंट है और जो बॉयकॉट मूवमेंट है, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा आप मान सकते हो। तो ये जो दोनों मूवमेंट्स हैं, देखने में तो अलग अलग लगती हैं और दोनों का मतलब भी अलग होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। तो ये दोनों मूवमेंट्स ने काफी परेशान किया ब्रिटिशर्स को। तो बॉयकॉट अगर करोगे तो उनकी तो रिवेन्यू चली गई, उनकी फैक्ट्रीज में बना हुआ सामान बिक ही नहीं रहा है, तो वो क्या जवाब देंगे अपने गवर्नमेंट को। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो अब बात करते हैं, बॉयकॉट तो आपने करना स्टार्ट कर दिया, आपने विलेज पंचायत से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, ऐसी जगहों से रिजाइन तो करना स्टार्ट कर दिया। अब जरा अपनी फैक्ट्री में सामान बना के दिखाओ। तो अब स्वदेशी पे फोकस आया, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने स्वदेशी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल वही सामान हम यूज करेंगे जो अपने देश के लोगों ने बनाई हो, अपने देश के लोगों की फैक्ट्री में बनी हो। तो फैक्ट्री तो है ही नहीं, तो बनेगी कहां से। तो सबसे पहला काम था कि जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां बर्बाद कर दी थी अंग्रेजों ने। पहले क्या होता था कि हर घर में छोटी छोटी फैक्ट्री चलती थी, किसी के घर में कपड़ा बन रहा है तो किसी के घर में खिलौने बन रहे हैं, किसी के घर में पेपर बन रहा है। पहले बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो होती नहीं थी। तो अब जो हमारे लीडर्स थे, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने इसी चीज पे फोकस किया कि बॉयकॉट मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब हम अपने लोगों की मदद करें कि वो अपने घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रीज खोल सकें। तो जो सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था, ये तो मैंने आपको कई बार बता ही दिया कि इंग्लैंड में बने कपड़े को टारगेट किया गया। जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़के थे, उन्होंने तो अब स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया था, क्योंकि स्कूल कॉलेज भी तो ब्रिटिशर्स के ही बनाए हुए थे ना। तो इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया। तो ये क्या करते थे, ये तो यंग लड़के थे, इनके ऊपर उतना कंट्रोल था नहीं किसी का। तो ये लोग, इन्होंने बॉयकॉट को जो है जोर शोर से आगे बढ़ाया। ये जाते थे पहले दुकान वालों को समझाते थे कि आप प्लीज इंग्लैंड का बना कपड़ा बेचना बंद कर दो। अगर दुकान वाला मान गया तो ठीक, अगर वो नहीं मानते थे तो उनकी दुकान को लूट के सारा सामान रोड पे लाके जला देते थे। तो यही चल रहा था स्वदेशी और बॉयकॉट के दौरान। तो इसलिए जो स्वदेशी बॉयकॉट है, इसके सक्सेस का सबसे बड़ा श्रेय खास करके बॉयकॉट मूवमेंट का, बॉयकॉट मूवमेंट का सबसे ज्यादा श्रेय हिस्टोरियंस जो है वो स्टूडेंट कम्युनिटी को ही देते हैं, क्योंकि इस तरह की हरकतें तो स्टूडेंट्स ही काफी अच्छे से कर पा रहे थे कि बॉयकॉट किया, सामान जलाना वगैरह। तो अब देखो, ये सारी चीजें हो तो रही थी बंगाल में, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन किया गया था। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या मतलब इससे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन केवल बंगाल का पार्टीशन नहीं था, वो अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे चोट करी थी। तो जो आज बंगाल में हुआ, कल कहीं भी कर सकते थे वो। तो इसलिए पूरे देश के लोग इसका विरोध करने लगे। तो खास करके बॉम्बे, पंजाब और मद्रास,
क्योंकि ये बड़े बड़े शहर थे ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी अंग्रेजों की बिल्डिंग थी, बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते थे, तो विरोध करना है तो अंग्रेजों का करना है ना, तो गांव में तो जाके करेंगे नहीं। तो इन बड़े बड़े शहरों में इनका विरोध चालू हो गया, बंबई में, पंजाब, लाहौर। तो उस वक्त का पंजाब आज के पंजाब से कहीं बड़ा था। जो लाहौर, मुल्तान, जो आज आप देखते हो ना पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर, वो एक्चुअली पंजाब का ही हिस्सा थे। ठीक, तो अब क्या है, मूवमेंट बंगाल से निकल के बाकी जगहों पे भी फैल रहा है। तो अब एक बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन बाल गंगाधर तिलक थोड़े गर्म मिजाज के थे, यानी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे। यानी इनका मानना था कि अगर बातचीत से बात ना बने तो हम धरना प्रदर्शन करें, अंग्रेजों की नाक में दम कर दें। जबकि मॉडरेट्स का कहना है कि चिट्ठी विट्ठी लिखो, पिटीशन दो, प्यार से बात करो, अंग्रेज मान जाएंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में बहुत बड़ा फर्क था। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बॉम्बे प्रोविंस के रहने वाले थे। तो बॉम्बे प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, इस तरह की प्रोविंसेस थी उस वक्त। तो आज बॉम्बे जो है महाराष्ट्र में है, उस वक्त जो गुजरात है वो भी बॉम्बे का ही हिस्सा हुआ करता था। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो बॉम्बे प्रोविंस के रहने वाले थे। तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि मैं स्वदेशी मूवमेंट को बॉम्बे में फैलाऊंगा। ठीक, और अगर बंगाल के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं ये मूवमेंट देखने को मिला तो बॉम्बे में ही देखने को मिला। तो बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे अंग्रेज। तो फाइनली अंग्रेजों ने 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट करके बर्मा में मेंडले जेल है, हम देखेंगे आगे, मेंडले जेल में भेज दिया था। तो एक तरफ तो बंगाल में ये सारे कांड हो रहे हैं, बॉयकॉट स्वदेशी हो रहा है, दूसरे तरफ बाल गंगाधर तिलक ने मोर्चा संभाल रखा है। कहां का? तो उन्होंने कहा कि मैं बम्बे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, स्वदेशी मूवमेंट मैं फैलाऊंगा पूरे बॉम्बे में। तो इससे हो गए अंग्रेज परेशान। फाइनली 1908 में अरेस्ट करके इनको इंडिया के बाहर के जेल में, बर्मा में जेल है मेंडले, वहां भेज दिया गया। आंध्र प्रदेश में भी ये मूवमेंट पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। तो वंदे मातरम मूवमेंट क्यों? क्योंकि लोग सड़कों पे वंदे मातरम गाना गाते हुए निकलते थे ना, तो वंदे मातरम पहचान बन गई थी। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश वाले मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वंदे मातरम मूवमेंट किस स्टेट में चलाया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। वंदे मातरम मूवमेंट कुछ और नहीं, स्वदेशी मूवमेंट का ही दूसरा नाम था, लेकिन क्योंकि इसका नाम अलग से रखा गया था इसलिए क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो जब ये सब हो रहा था तो इतनी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, उसका ऑफिशियल स्टैंड क्या था ये भी समझ लेते हैं। तो पार्टीशन कब हुआ? 1905। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905। तो कांग्रेस का क्या फंडा था कि हर साल कांग्रेस का एक एनुअल सेशन हुआ करता था दिसंबर महीने में। तो पार्टीशन तो जो है अक्टूबर में ही हो गया। तो उसी साल यानी 1905 में कांग्रेस ने अपना एनुअल सेशन बुलाया हर साल की तरह। ठीक, तो ये एनुअल सेशन बनारस में हो रहा था 1905 में। तो उस कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता उसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट थे, मॉडरेट यानी नर्म स्वभाव के, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ, धरना प्रदर्शन रैली नहीं निकालनी है, चिट्ठी वगैरह लिखना है, उतने से ब्रिटिशर्स मान जाएंगे, उनको समझाओ प्यार से मान जाएंगे। तो इसी टाइप के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो कांग्रेस ने, तब तक तो मूवमेंट तो चालू हो ही चुकी थी ना, ये मीटिंग हो रही है दिसंबर 1905 में, तब तक स्वदेशी और बॉयकॉट तो चालू हो ही चुका था। तो कांग्रेस ने कहा कि हम बंगाल के लोगों के साथ हैं, हम उनके दुख को समझ सकते हैं, और कांग्रेस ने तारीफ की कि जो बंगाल के लोग स्वदेशी और बॉयकॉट चला रहे हैं हम उसकी तारीफ करते हैं, और साथ ही एक रिजोल्यूशन भी पास किया। रिजोल्यूशन पास करने का मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये ऑफिशियली अपील किया इन लोगों ने पब्लिक से कि आप बॉयकॉट को जारी रखो, तो आप बॉयकॉट करो, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा समर्थन आपके साथ है। तो ये ऑफिशियल पोजीशन थी कांग्रेस की। लेकिन इन्होंने खुद तो अपने हाथ गंदे नहीं किए ना, कांग्रेस ने दूर से सब कुछ किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि हाँ आप जो कर रहे हो आप करो, हम आपका सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस इसमें हिस्सा लेगी। ठीक, तो इसीलिए यहां पे
विवाद होने लगा। कांग्रेस में दो ग्रुप्स थे ना, एक तो मॉडरेट जो हर चीज को बातचीत से हल करना चाहते थे, दूसरा ग्रुप था एक्सट्रीमिस्ट का। तो एक ग्रुप के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरे ग्रुप के लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों का मानना था कि हम क्या दूर दूर से ही तमाशा देखेंगे क्या, तो हमें भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को लेके इस वाले कांग्रेस सेशन में 1905 के कांग्रेस सेशन में थोड़ी सी आपस में इन लोगों में बहस चालू हो गई, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स में बहस चालू हो गई। तो आपको याद रखना है कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1905 में जो कांग्रेस का एनुअल सेशन है, जो साल में एक बार होता था, दिसंबर के महीने में ही करते थे ये लोग, और आज भी शायद दिसंबर के महीने में ही कांग्रेस की मीटिंग्स वगैरह हुआ करती है। तो उस साल प्रेसिडेंट कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये मीटिंग कहां हो रही थी, तो बनारस में हो रही थी। तो मीटिंग में डिफरेंस उभर के आने शुरू हो गए। ठीक, तो मैंने आपको बताया ही कि गोखले जो थे वो थोड़े मॉडरेट किस्म के थे, और वो चाहते थे कि जो स्वदेशी और बॉयकॉट है, ये जो लोग कर रहे हैं, ये मामला बस बंगाल तक ही सीमित रहे। तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो नहीं चाहते थे कि पूरे देश में फैल जाए ये, जबकि बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था कि बॉम्बे की जिम्मेदारी मैं लूंगा। यानी बाल गंगाधर तिलक का जो ग्रुप था वो चाहता था कि पूरे देश में ही बॉयकॉट और स्वदेशी स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक, तो जो एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप था, उस ग्रुप में बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, और अरविंदो घोष, बंगाली बाबू अरविंदो घोष। तो ये लोग चाहते थे कि पूरे देश में फैल जाए, जबकि जो एक्चुअल कांग्रेस का कंट्रोल तो मॉडरेट के पास है ना, तो जो एक्चुअल कांग्रेस की ताकत जिनके पास है वही नहीं चाहते ऐसा। और एक और चीज थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि जो गुस्सैल किस्म के थे, गुस्से वाले, गुस्सा उस तरह का गुस्सा नहीं, मतलब उनका मानना था कि बातचीत से सुनने वाले नहीं है अंग्रेज, तो इनको जब तक प्रेशराइज ना किया जाए कुछ नहीं मानेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि हम बॉयकॉट को सिर्फ कपड़ों तक क्यों सीमित रखें, सिर्फ पंचायतों तक क्यों सीमित रखें, हम सारे गवर्नमेंट ऑफिस का बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट यानी सब लोग इस्तीफा दो, ऑफिस जाओ ही मत। जो अंग्रेजों की रेल चलती है, अंग्रेजों ने पोस्ट ऑफिस बना के रखे हैं, उसमें काम कौन करता है, इंडियन ही करते हैं ना। तो अगर इंडियन जाएंगे ही नहीं तो पोस्ट ऑफिस कहां से चलेंगे, रेलवे कहां से चलेगी। तो यही सब एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि हम इसको थोड़े और लार्ज स्केल पे लेके जाएं, लेकिन मॉडरेट्स जो है वो नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि इतना परेशान करोगे ब्रिटिशर्स को तो वो कुछ नहीं मानेंगे। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आने लगे। तो इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नतीजा देखने को मिला 1907 में। तो 1907 में हर साल की तरह कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी। इस बार ये मीटिंग हो रही थी सूरत में। तो सूरत में ये जो दो ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुपों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां तक फेंकने लगे ये लोग। तो इसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। तो ये किसके बीच हुआ, तो एक तरफ तो मॉडरेट और दूसरे तरफ एक्सट्रीमिस्ट, तो इसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट। तो क्यों हुआ ये इसी बात को लेके हो गया था कि स्वदेशी और बॉयकॉट को ये लोग चाहते थे कि पूरे इंडिया में फैलाना और बड़े स्केल पे ले जाना, जबकि मॉडरेट चाहते थे कि नहीं, बस बंगाल तक ही जो करना है करते रहो। तो आइए थोड़ी बहुत जानकारी हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में ले लेते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट के 3 प्रोमिनेंट लीडर थे। तो ये लाला लाजपत राय, लाल, ये बाल गंगाधर तिलक, तो उनके नाम से बाल, और विपिन चंद्र पाल, तो उनके नाम से पाल। तो इन तीनों की जोड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो लाल बाल पाल में लाल का क्या मतलब है, तो लाला लाजपत राय, बाल का क्या मतलब है, तो बाल गंगाधर तिलक, और पाल का क्या मतलब है, तो विपिन चंद्र पाल। ठीक, तो ये तो 3 प्रोमिनेंट लोगों की जोड़ी है। इनके अलावा जो एक और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो काफी बढ़ चढ़ के इस बात का सपोर्ट करते थे कि पूरे देश में फैलाना चाहिए हमको स्वदेशी मूवमेंट, वो बंगाल से ही आते थे। उनका नाम था अरविंदो घोष। तो ये 4 लोग थे एक तरफ और बाकी पूरी कांग्रेस एक तरफ। ठीक, तो यही लोग जो है स्वदेशी और बॉयकॉट को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, ये आप याद रखो।
अब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं जो कि बॉम्बे से आते थे, इनसे ही सबसे ज्यादा परेशानी थी अंग्रेजों को। ठीक, तो अंग्रेजों ने इनको नाम दिया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी इंडिया में जो जितने भी आंदोलन होते हैं उनके जन्मदाता इन्हीं को कहा गया। प्लीज ये याद रखोगे, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को। तो आइए समझ लेते हैं कि सूरत में जो स्प्लिट हुआ वो एक्चुअली क्यों हुआ और उस दिन हुआ क्या था। तो 1907 का जो सेशन है, क्योंकि हर साल दिसंबर में इनकी एक मीटिंग होती ही थी, अलग अलग लोकेशंस पे होती थी, किसी साल बनारस में होती थी, किसी साल कलकत्ता में होती थी। तो 1907 की जो मीटिंग है वो नागपुर में होने वाली थी। ठीक है, तो नागपुर में होने वाली थी, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो मॉडरेट ग्रुप के थे, उन्होंने वेन्यू चेंज करके सूरत कर दिया। तो सूरत करने के पीछे वजह क्या थी? सूरत आज तो गुजरात में है, लेकिन उस वक्त जो गुजरात है वो बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, बॉम्बे प्रोविंस का। तो कांग्रेस का एक नियम था, कांग्रेस का नियम यह था कि अगर मीटिंग बॉम्बे में हो रही है तो बॉम्बे प्रोविंस का कोई भी आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। अगर मीटिंग कलकत्ता में हो रही है तो बंगाल प्रोविंस का कोई आदमी उस साल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बाकी जो मॉडरेट लीडर्स थे, उनको पहले से ये अंदाजा था कि पॉपुलैरिटी बढ़ गई है बाल गंगाधर तिलक की, तो इनको प्रेसिडेंट बनने से रोकना मुश्किल है। तो रोकने का एक ही तरीका है, किसी ऐसी जगह मीटिंग कर दो जो कि गोपाल कृष्ण बाल गंगाधर तिलक का घर हो। तो घर का आदमी तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकता है, इसीलिए मीटिंग सूरत में रखी गई। ठीक, तो सूरत है बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा और बाल गंगाधर तिलक है बॉम्बे प्रोविंस के रहने वाले। तो अगर सूरत में होगी मीटिंग तो बाल गंगाधर तिलक तो बन ही नहीं सकते प्रेसिडेंट, तो इसीलिए नागपुर से शिफ्ट कर दी गई थी वेन्यू सूरत में। तो सूरत में कोई तो प्रेसिडेंट बनेगा, तो उस साल प्रेसिडेंट बने थे रास बिहारी घोष। ठीक, 1907 के प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, और वो भी मॉडरेट ही थे, क्योंकि मॉडरेट नहीं चाहते थे कि जो बाल गंगाधर तिलक जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं उनमें से कोई कब्जा हो जाए, किसी का कोई प्रेसिडेंट बन जाए। तो उसी मीटिंग में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और मॉडरेट्स हैं उनमें आपस में बहस होने लगी, एक दूसरे पे कुर्सियां वगैरह तक इन्होंने फेंक डाली। तो क्या हुआ कि पुलिस आ गई वहां पे, वेन्यू सूरत में पुलिस आ गई और उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स पे लाठी चार्ज करनी स्टार्ट कर दी। तो अब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच झगड़ा तो काफी बढ़ गया, पुलिस वगैरह आ गई। तो जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स अकेले जाके उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग करी और वापस स्टेज पे आके अनाउंस कर दिया कि इस तरह के जो उपद्रवी नेता हैं, एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं बाल गंगाधर तिलक और उनका ग्रुप, उनको कांग्रेस से निकाला जाता है। इसी को बोला गया है सूरत स्प्लिट। तो किसने? तो रास बिहारी घोष ने अनाउंस किया था, क्योंकि वही प्रेसिडेंट थे। तो अब गवर्नमेंट को मौका मिल गया। गवर्नमेंट तो पहले ही बंगाल का पार्टीशन करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी तोड़ चुकी थी। तो गवर्नमेंट को ने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, अब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी आपस में लड़ने लगे। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को मौका मिल गया कि ये सही मौका है, हम एक्सट्रीमिस्ट को दबाएं। तो अगले ही दिन से जो गवर्नमेंट है, इनके ऑफिसेस पे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, ये जो न्यूज़पेपर वगैरह निकालते थे, पैम्फलेट्स वगैरह निकालते थे, उनके ऑफिसेस पे हमला करने लगे। ठीक, और उनको अरेस्ट करने लगे। तो मॉडरेट तो पहले ही इनके अच्छे रिलेशंस थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, इसलिए सारा हमला जो है एक्सट्रीमिस्ट पे होने लगा, क्योंकि अब ये कांग्रेस में तो रहे नहीं, कांग्रेस तो अब इनके सपोर्ट में कुछ बोलेगी नहीं। तो तिलक, क्योंकि तिलक ने बॉम्बे में परेशानी मचा रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को वो बॉम्बे में चला रहे थे। तो फाइनली अंग्रेजों ने 1908 में तिलक को अरेस्ट कर लिया, उनपे देशद्रोह का मुकदमा लगाया। अब यहां इंटरेस्टिंग बात क्या है कि
इन्होंने जो वकील रखा उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। आज मोहम्मद अली जिन्ना काफी बदनाम कैरेक्टर है इंडिया में, कोई भी मोहम्मद अली जिन्ना को इंडिया में उतना पसंद नहीं करता, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इंडिया के पार्टीशन के लिए। लेकिन इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। तो तिलक पे केस चलेगा, उनको ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो तिलक के वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। यहां से ही मोहम्मद अली जिन्ना का पॉलिटिकल करियर एक तरह से स्टार्ट होता है। ठीक, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने केस तो लड़ा तिलक की तरफ से, लेकिन केस जीत नहीं पाए। फाइनली जो है तिलक को अरेस्ट करके मेंडले जेल भेज दिया गया। तो मेंडले जेल कहां है? तो बर्मा में है। तो 6 साल के बाद छोड़ा गया तिलक को 1914 में, यानी 1908 से लेके 1914 तक तिलक जो है मेंडले जेल बर्मा में ही बंद रहे। ठीक है, क्यों बंद रहे थे ये तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। असली वजह क्या थी कि इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा था सपोर्ट, एक्चुअली खुदीराम बोस नाम के एक रिवॉल्यूशनरी ने मुजफ्फरपुर में गोली चला के एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। तो उसी के सपोर्ट में लोकमान्य तिलक ने एक आर्टिकल लिखा था अपने न्यूज़पेपर में। तो उसी को बेसिस बना के कि ये देशद्रोह है, इसी केस पे तिलक को अरेस्ट करके 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया, वो भी इंडिया के बाहर मेंडले जेल। क्योंकि बर्मा भी उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में था जैसे इंडिया कंट्रोल में था। तो जेल में रहते रहते ही, जब बाल गंगाधर तिलक जेल में थे, तो उन्होंने जेल में रहते रहते ही एक बुक लिखी, उसका नाम है गीता रहस्य। ठीक है, ये आप याद रखोगे, गीता रहस्य किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। अब एक लीडर को तो जेल हो गई, दिक्कत किन से है? दिक्कत तो एक्सट्रीमिस्ट से है ना, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, इस टाइप के लीडर से है। तो एक लीडर को तो 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दूसरों का क्या हुआ? तो लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से आते थे, पंजाब के रहने वाले थे, उनकी एंट्री पंजाब में बैन कर दी गई। सब पे केस लगा दिए गए कि ना तुम पंजाब में रहोगे, ना तुम पंजाब में कोई ट्रबल कर पाओगे। तो एक को तो जेल भेज दिया गया, दूसरे की पंजाब में एंट्री ही बैन कर दी गई। बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष है, जब इस तरह के काम होने लगे तो इनके दोस्तों को जेल वगैरह में डाल दिया गया। तो अब इनकी भी ताकत कमजोर हो गई, तो इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होने का फैसला कर लिया। ठीक है, तो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट के बड़े बड़े लीडर थे वो सब एक एक करके जेल चले गए या रिटायर हो गए। तो इससे क्या हो गया? जब एक्सट्रीमिस्ट की ही ताकत नहीं रही तो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को कौन संभालेगा? मॉडरेट फैक्शन तो उनका तो इंटरेस्ट है नहीं, उनका तो यही कहना था कि सिर्फ बंगाल में जो हो रहा है होने दो। तो इस तरह आप देखोगे कि जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ था 1905 में, वो 3 साल के अंदर ही, बेसिकली 1908 में जैसे ही तिलक को जेल हुई तो सब कुछ खत्म हो गया अचानक से। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि कोई लीडर ही नहीं बचा, और ना ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो कि बेसिकली मॉडरेट्स के हाथ में थी, ना ही अब उनके हाथ, ना ही उनका इंटरेस्ट है इस मूवमेंट को आगे जारी रखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह धीरे धीरे 3 साल के अंदर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट दोनों जो है खत्म हो गया। लेकिन तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को अकल आ गई थी, उनके समझ में आ गया था कि पब्लिक नाराज है, पब्लिक खुश नहीं है। तो 1911 में जो पार्टीशन हुआ था उसका फैसला जो है वापस ले लिया गया। ठीक, तो ये फैसला वापस कब हुआ? तो किंग जॉर्ज फिफ्थ नए नए किंग बने थे इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड ने जो है काफी सारी कंट्रीज पे कब्जा कर रखा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी कंट्री जिस पे उन्होंने कब्जा कर रखा था वो तो इंडिया ही थी ना। तो अब अगर ये इंग्लैंड के राजा बने हैं तो ये तो इंडिया के भी राजा हो गए, क्योंकि इंडिया को कैप्चर कर रखा है इन लोगों ने। तो किंग जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली में अपना दरबार लगाया था, कोरोनेशन सेरेमनी यानी राज्याभिषेक, यानी अभी नए नए राजा बने थे तो इसीलिए इंडिया में आके अपना राज्याभिषेक करवा रहे थे। तो इन्होंने अपनी कोरोनेशन सेरेमनी या कोरोनेशन दरबार इंडिया में के दिल्ली में करवाया था। तो इंडिया का कैपिटल क्या है? कैलकाटा, लेकिन ये दरबार कहां हो रहा है? तो दिल्ली में हो रहा है। तो ये दरबार कब हुआ? दिसंबर 1911 में
तो इसी दरबार में 12 दिसंबर के दिन, 12 दिसंबर 1911 के दिन जो नए वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग्स, देखो पार्टीशन जब हुआ था तो वाइसरॉय था कर्जन, ठीक, तो पार्टीशन हुआ था 1905 में, अब ये दरबार हो रहा है 1911 में, तब तक वाइसरॉय बदल चुका था। तो जो नया वाइसरॉय था वो था लॉर्ड हार्डिंग। तो 12 दिसंबर 1911 के दिन लॉर्ड हार्डिंग ने अनाउंस किया कि जो बंगाल का हमने पार्टीशन किया था उसको, उस फैसले को हम वापस लेते हैं, ठीक है ना, वापस लेते हैं। और दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट क्या कर दी गई उस दिन कि अब इंडिया का कैपिटल कैलकाटा नहीं रहेगा, हम इंडिया का कैपिटल कैलकाटा से शिफ्ट करके दिल्ली लाएंगे। तो एक तरह से फिर से बंगाल को कमजोर करने की कोशिश हुई, पॉलिटिकल सेंटर कैलकाटा से हटा के दिल्ली कर दिया गया। लेकिन एक अच्छी चीज क्या हुई कि जो पार्टीशन किया था इन लोगों ने उसका फैसला वापस ले लिया। तो इस फैसले का सपोर्ट किया था ना जो बंगाल के मुस्लिम्स थे, तो उनको ये चीज पसंद नहीं आई, जो बंगाल के मुस्लिम्स हैं उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अब ये जो फैसला वापस ले लिया इसको बोलते हैं एनलमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो फैसला वापस लेने का ये मतलब नहीं है कि दो हिस्से किए थे तो अब वापस एक ही हिस्सा कर दिया, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस बरकरार रखे गए, स्टेटस को मेंटेन नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि जैसा पहले पंजाब बंगाल था वैसा ही वापस बना दिया गया, ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ी चेंज हुई वो तो यही हुई ना कि पूरे देश का कैपिटल जो कलकत्ता हुआ करता था वहां से हटा के अब पूरे देश का कैपिटल दिल्ली को बना दिया गया, ठीक है। और फिर नई डिवीजन की गई। एनलमेंट का मतलब ये नहीं है कि पुराना वाला बंगाल वापस बना दिया गया, नहीं। तो अब जो है बिहार, छोटा नागपुर यानी बेसिकली कह लो झारखंड और उड़ीसा, इनको हटा के एक अलग प्रोविंस बना दिया गया, यानी जहां पे बंगालीज नहीं मिलते हैं, यहां पे बंगला बोलने वाले नहीं है ना, तो इन बंगला नहीं बोलने वाली जगहों को एक इकट्ठा करके एक अलग प्रोविंस बना दिया गया और उसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर दे दिया गया। जैसे वाइसरॉय होता है सबसे बड़ा ऑफिसर, वैसे ही गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। तो एनलमेंट का यही मतलब है कि जहां बंगाली बोलने वाले नहीं है उनको एक जगह इकट्ठा करके एक नई प्रोविंस बनाई गई और उस प्रोविंस को रूल करने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। असम को जो है फिर से चीफ कमिश्नरेट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी असम को ईस्ट बंगाल के साथ मिला दिया गया था ना, लेकिन अब असम को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दे दी गई, उसको एक कमिश्नरेट डिक्लेयर कर दिया गया और उसको संभालने के लिए एक चीफ कमिश्नर रख दिया गया। तो बाकी बचा हिस्सा था ईस्ट बंगाल कह लो या बंगाल कह लो, बेसिकली बंगला में बात करने वाले जो बंगाली बोलने वाले थे उन सबको मिला के एक कर दिया गया, ठीक, और उसको बंगाल का नाम दे दिया गया और उसको रूल करने के लिए एक गवर्नर दे दिया। तो तीन चीजें हुई, तीन हिस्से हो गए, एक जो लोग बंगाली बोलते हैं उनका, और एक जो है जो बंगाली नहीं बोलते हैं नॉन बंगालीज, और एक असम। तीन अलग अलग यूनिट्स बना दी गई। इसको रूल करने के लिए गवर्नर, इसको रूल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, और इसको रूल करने के लिए कमिश्नर। तो यही था एनलमेंट का मतलब। तो अब इस एनलमेंट से सारे बंगाली बोलने वाले फिर से एकजुट हो गए, हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो इस चीज का काफी स्वागत किया गया बंगाल के लोगों ने, थैंक्स बोला अंग्रेजों को कि चलो फाइनली इतने हो हंगामे के बाद तुमने हमारी बात मान ली, फिर से हमको यूनाइटेड कर दिया। तो ये थी कहानी बंगाल के पार्टीशन की।